वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो मौजूदा जंग बंदी है, जिस तरीके से जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल काट्स, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि इसराइल का अगला टारगेट जो मुतबा खामनाई होंगे। इसके साथ साथ हम जेडी वैंस का भी ये बयान देख रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो हम ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। जी, मुझे टेलीफोन लाइन पे दोबारा ज्वाइन किया है फ़ायज़ा बुखारी साहिबा ने। हम उनसे पूछेंगे कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त नज़र आ रही है, क्या इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्या मुज़ाकरात का दौर जारी रह सकेगा? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मधु करने के लिए। जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपने कहा पॉलिटिकल चेंजिंग्स जो हो रही हैं, बल्कि जियोपॉलिटिकल चेंजिंग्स जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, जी ये पावर शिफ्टिंग का भी एक टाइम पीरियड है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि दो बड़ी कुव्वतें जो हैं उनका जोर कैसे खत्म हो रहा है, उनका जोर कैसे टूट रहा है। जी और ये बात दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है जी कि जब ईरान के ऊपर जब अटैक किया जाता है और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाइयां ईरान ने की हैं, जी इसराइल का वो आयरन डोम सिस्टम जिसके न जाने कितने कसीदे पढ़े जाते थे या जिस पर कितना टेरर दुनिया पे बिठाया जाता था कि कैसा मजबूत निज़ाम है जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता, उसकी धज्जियां कैसे ईरान ने उड़ाई वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा भी और उसका अमली मुजाहिरा भी किया। फिर उसके बाद अमेरिका जैसा एक मुल्क जिन्होंने ये समझा था कि हम शाह ईरान के बेटे को रजा पहलवी को लेकर आएंगे, ईरान में एक कू करवा देंगे, लोगों के जरिए एक कू हो जाएगा, लोग बगावत पे खड़े हो जाएंगे और एक बहुत बड़े निज़ाम को टक्कर दी जाएगी, जिस निज़ाम को बिल्ड करने के अंदर तकरीबन 40 से 45 साल का एक अरसा लगा है। जी और इनकलाब की सूरत में लोगों ने वहां पर उसको लाया था और एक नए निज़ाम को मुतारफ करवाया था। लेकिन हमने वहां पर अमेरिका की जिस तरह से शिकस्त देखी है और जिस तरह से ईरानी कौम का अपने सुप्रीम लीडर्स के साथ खड़े होना और मुत्तहिद रहना और इस बात को क्लियर करना जी कि ये वाकई में एक कौम है, ये कोई भेड़ बकरियों का हजूम नहीं है कि जिसे जिस तरफ भी हाँका जाए या जिस तरह भी इसके अंदर वो कहते हैं ना एक शर पैदा किया जाए तो वो उसकी तरफ निकल जाएंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये हमने अपनी आंखों से मुजाहरा किया कि वो सुपर पावर जो सिर्फ इतना ही कहा करता था कि अगर अमेरिका की बात ना मानी तो हम आपके साथ ये कर देंगे, उन्होंने ये समझा कि ये वेनेजुएला है, जी जी जाएंगे एक हेलीकॉप्टर खड़ा करेंगे और एक सो कॉल्ड किस्म का ऑपरेशन रचाएंगे और जैसे उनके एक सदर को उठा के लेकर आगे यहाँ से भी हम यही काम है करेंगे। लेकिन मसला ये था कि ये ईरान था, ईरान एक सकाफत का नाम है, एक एक इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, ये प्रॉपर एक कौम है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ईरान वो मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के सामने ये भी रोज़े रोशन की तरह याद कर दिया बिल्कुल। कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या होती है या एक आइडियल अच्छा मुस्लिम कैसा हो सकता है। फ़ायज़ा, ये जहाँ मुझे तक थोड़ा सा जी ये बताइएगा कि मौजूदा सिचुएशन में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जी जी जिस मैं तरीके उसी तरफ आ रही हूँ कि जी जैसे आपने जिस बयानबाजी की बात की मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया जी कि आप ईरान को धमकियां लगा रहे हैं जी जिन्होंने आपको वाकई में तिगनी का नाच नचा के रख दिया। जी आज आप सेकंड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप वहां पर आपको अब लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। जी अमेरिका के अपने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जंग अमेरिका की थी। जी जी देखिए आप एक बात को तस्लीम कीजिए कि जब एक ताकतवर के सामने एक शख्स खड़ा होके ना सिर्फ ना ही कर देना या सिर्फ खड़ा ही हो जाए जी बिल्कुल तो उसकी जो ताकत का जो नशा होता है ना उसी वक्त मुतजलजल हो जाता है बिल्कुल इस तरह। और उसके लिए ये चीज काफी नाकाबिले कबूल होती है कि मैं जो दुनिया में जाके जंगें करता रहा हूँ, जी अपनी अपनी वॉर जो है वो दूसरों के घरों में जाके करता रहा हूँ। जब मेरा दिल करता था मैं हुकूमतें तोड़ भी देता था, जब दिल करता था हुकूमतें बना भी देता था, जी दुनिया का निजाम मेरे हाथ में था। वहां ये एक मुल्क के लोग खड़े होते हैं और ये मुझे तिगनी का नाच नचा देते हैं जी और आज मैं अपने लोगों को भी जवाब देने पे मजबूर हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिकी कानून के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर भी मुंतखब नहीं हो सकते, इसलिए अभी ये जो बेवकूफियां कर भी रहे हैं ना इनका उन्हें अपने टेन्योर के पूरे होने के बाद जवाब भी देना पड़ेगा, जी ये जवाब दे होंगे। और ये बयान दे देना कि हम ईरान पे दोबारा से अटैक कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इसराइल ये कह रहा है कि हम मुश्तबा खामनाई करेंगे तो क्या जो पहले खामनाई जो शहीद हुए हैं आयतुल्लाह, क्या उनके शहीद होने के बाद क्या उनका वो प्रोग्राम रुक गया? जी जी क्या आपने सोच को खत्म कर दिया? जी नहीं, ये एक सोच का एक नजरिए का नाम है, इसका ताल्लुक जो है वो इंसान से रिलेटेड नहीं है। जब आपने एक मुआशरे को एक एक तर्ज पे बिल्ड कर दिया, जी आपने उसे सही और गलत की तमीज सिखा दी, तो आप
उस बंदे को तो मार सकते हैं, लेकिन उसकी दी हुई सोच को ख़त्म आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आप मुश्तबा खामनाई को तो टारगेट कर सकते हैं, जी लेकिन वो जो लोग ईरान के हैं, जो जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि उनकी खूबसूरती है कि मोमिन की पहचान ही ये होती है कि ईरान कभी भी पीठ पीछे दिखा के भागेगा नहीं, जी जी और ना वो कभी घुटने टेकेगा। हम सब ने तजज़िये किए, जी आप ना हुर्मुज़ बंद हो चुकी हुई है, अब ईरान के पास एक ख़ास हद तक कैपेसिटी है, बाकी तेल का क्या होगा, ईरान इस तरह से हो जाएगा। ना हमने वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस देखा, ना वहाँ पे फूड क्राइसिस आए, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोई क्राइसिस, वहाँ पे कोई क्राइसिस आए नहीं। जिन पर जंग थी वो इतने पुरअमन थे और इतने मुनज़्ज़म थे कि उन्होंने तो कोई क्राइसिस भी फेस नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ यही है कि आप ये देखिए कि जब आप एक ताकतवर के सामने खड़े होके उसकी ताकत का भांडा फोड़ देते हैं जी और आप उसे दुनिया के सामने नंगा करके रख देते हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह के बयानात सुनना या देना बड़ी मामूली सी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल। फ़ायज़ा, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है पिछले हफ्ते एक वाक़या हुआ, एक गुरुद्वारा था फ़र्रुखाबाद के अंदर। फ़र्रुखाबाद के अंदर वो एक वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे, उनका मामला कोर्ट में था, वो गुरुद्वारा गिराया जाता है। तो उस गुरुद्वारे गिराए जाने की वजह से जो सिख बरादरी है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोकल मुसलमान भाई हैं, वो भी उनके साथ खड़े होकर एहतजाज करते हैं। इसके बाद जो हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, वो इसके एक्शन लेती हैं। जो अक़लीती जो वज़ीर हैं रमेश सिंह अरोड़ा, वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर इस मामले को बड़े खुश असलूबी के साथ हल करते हैं। उसकी जो जितना वो हिस्सा गिराया गया था उसको दोबारा तमीर किया जाता है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट के आर्डर की वजह से हुआ, इसीलिए इस मामले को बड़े खुश असलूबी के साथ जो है ना इसको मामले को निपटा दिया जाता है। इसके साथ साथ ब्रिगेड साहब हम ये देखते हैं कि इस मामले को जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ के जो बिल्कुल समझे कि वज़ीर आज़म की तरफ से इसकी मज़म्मत आती है। इसके साथ साथ हम जो मीडिया अकाउंट्स पर देखते हैं, एक समझे कि ववेला मचाया जाता है। अच्छा, इसके साथ ब्रिगेड साहब अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो वाराणसी एक इलाका है, वाराणसी डाल मंडी के अंदर पिछले माह 5 मस्जिदों को शहीद किया गया। उन मस्जिदों में एक लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद है, एक निसारी मस्जिद है, एक रंगीले शाह की मस्जिद है, एक अली रज़ा मस्जिद है, एक संगे मरमर की मस्जिद है। इसके साथ साथ जो तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद थी मिर्ज़ा करीमुल्लाह बेग की मस्जिद, उसको भी शहीद किया जाता है। ये 1826 के अंदर बनाई गई थी। इसके साथ साथ जो रंगीले शाह की मस्जिद है वो तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी थी। वो जो रंगीले शाह औरंगज़ेब के दौर में एक हुक्मरान थे, उन्होंने बनाई थी। तो ब्रिगेड साहब आप ये किस तरह देखते हैं, जिस तरीके से इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो ज़मीन तंग की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ मस्जिदों को गिराया जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत अहम और सेंसिटिव इशू है जो आपने उठाया है जी। और आप इसमें ये बात देखें कि सबसे पाकिस्तान की तरफ देखें तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की हुकूमत जो है हिंदुत्व की वजह से वो बिल्कुल एक हैजानी कैफियत में आ चुकी है जी। और ये हैजान उसका बहुत सदियों तक पीछे जाता है कि और वो उन सो कॉल्ड या उन मफरूजी फर्जी तौर पे जो भी मुजालिम ये समझते हैं कि सदियों पहले कुछ मुसलमान जो बादशाह थे उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर किए हुए हैं, उन फर्जी किस्म के मामलात को ये अब बराबर करना चाह रहे हैं कि उनका बदला वो अब लेना चाह रहे हैं जी। और इनकी पॉलिसी की जो दोगलापन है वो साफ इस बात से जाहिर है कि जैसे आपने बताया कि हिंदुस्तान में इन्होंने ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का बल्कि कश्मीर के मुसलमानों का और सिखों का और क्रिश्चियंस का और जैन्स का और आदिवासीज का हर एक का जीना हराम किया हुआ इन्होंने। हर एक के जो मजहबी जो उनके फ्रीडम्स हैं, आज़ादियाँ हैं, वो सब की सब सल्ब हो चुकी हैं। उनके जो मजहबी इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, चर्चेज़ हैं और टेम्पल्स हैं, उनको गिराया जा रहा है। और जब वो खुद ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद वो एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाक़या होता है तो उसके ऊपर अगर वो एतराज़ करते हैं तो उनके पास तो कोई मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं है कि वो ये बात कर सके। पहले तो वो अपने आप को वो दुरुस्त करें, अपने गिरबान में झांके और फिर
वो जी। किसी और की तरफ देखने की बात करें। उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपने आप को अमेरिका और रूस और चाइना का हम पल्ला समझते हैं, जी। जबकि उनमें इतनी दम नहीं है, इतना कुव्वत नहीं है कि वो साउथ एशिया के अंदर ही अपनी इजारादारी कायम कर सकें। जी। तो जब वो मिलिटरीली साउथ एशिया को डोमिनेट नहीं कर सकते, तो जी। अब वो सोशल मीडिया ही एक जरिया उनके पास रह गया है, जिसके थ्रू वो अपनी हकमियत कहना चाहिए या अपना डोमिनेंस जो जी। है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी बात, पाकिस्तान के अंदर ये इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जी। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो जी। बहुत जल्दी एक्शन लिया है। जी, बिल्कुल। मगर बेहतर ये होता कि ये वाक़या हुआ ही ना हो। जी। हमारे हालात ऐसे होते कि ये छोटा सा वाक़या भी ना होता और किसी की दिल आज़ारी ना होती, और हम फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जी। मॉरल पोजीशन पे हिंदुस्तान के साथ आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसके साथ साथ जो उत्तराखंड, गुजरात और यूपी में हम देख रहे हैं जिस तरीके से मस्जिदों के साथ जो मामलात हो रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं वहाँ के जो मुसलमान जो हमारे भाई हैं जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। अब पिछले दिनों एक वाक़या ये हुआ था कि वहाँ गंगा जो उनकी जो एक उसको वो बड़ी पाक साफ़ जो है ना उनके धर्म में उनको माना जाता है, वहाँ कुछ मुसलमान बैठ के वहाँ कुछ चिकन वगैरह खा रहे थे, उन्होंने वो हड्डियाँ गंगा के अंदर फेंक दी, उनकी जो गंगा जमुना है उसके अंदर फेंक दी। वो जो 4 लड़के हैं वो पिछले 1 साल से इस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। क्या ब्रिगेड साहब आप ये समझते हैं जो इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन नज़र आ रही है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो 2 कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल हमें बिल्कुल सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं जी, देखिए इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो हमारा 2 नेशन थियरी जो थी कायद आज़म की, वो इतनी विजनरी थी, इतनी स्ट्रेटेजिक विजन थी, इतनी फोरसाइट थी उनके अंदर कि उन्होंने उसको सामने रखा और उसके बाद पाकिस्तान का वजूद जो है वो मार्ज वजूद में आया पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में उनकी जो दूरंदेशी थी और जो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। जी। ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और इंडियन और हिंदू मेजॉरिटी होगी तो फिर वहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल होगा। जी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि बतदरीज ना सिर्फ ये कि इंडियन मुस्लिम्स का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुसलमान हैं उनका जो हाल हो रहा है, जो ये बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हाल कर रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल कर बांग्लादेश वापस भेज रहे हैं, जो मणिपुर में ये क्रिश्चियंस के साथ कर रहे हैं, कुकी और माइताई जो उनके कबीले हैं उनका आपस में जो कितनी दहाइयों से झगड़े चल रहे हैं, उनके अंदर इनका रोल क्या है गवर्नमेंट का। फिर हर प्रोविंस में, हर स्टेट में हिंदुस्तान की जो मुसलमानों का हाल किया हुआ है उन्होंने, तो उससे तो साफ जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान बनना हम सब के लिए मेरे ख्याल में एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए उस वक्त के हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे लेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इतनी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट दिखाई और इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल जद्दोजहद की कि जिससे हमें आज़ादी नसीब हुई। और हम आज आप कंपेयर करें कि इंडिया में मुसलमानों की क्या हालत है और पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है, तो इसका सारा का सारा जो फ़र्क जो है वो इस बात की गवाही करेगा कि कायद आज़म की जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट थी वो 100% सही थी और लाखों करोड़ों मुसलमान। जी ब्रिगेड साहब, मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा फ़ायज़ा, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं मैडम तबस्सुम खान। मध्य प्रदेश के अंदर एक वाक़या होता है, वहाँ एक मोहम्मद हुसैन नामी मुसलमान था, उसको वो ये कहा गया कि ये गाय की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये जो क्योंकि इंडिया वाले गाय को बड़ा पवित्र मानते हैं, उन्होंने इस मोहम्मद हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो गाय की स्मगलिंग कर रहा है, इसको ज़िबा करने के लिए बेच रहा है। वहाँ के हिंदुओं ने, वो 14 लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि उसको जो जान से मार दिया गया। तो उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं मध्य प्रदेश की मैडम तबस्सुम खान, इनके पास ये केस आता है और 12 जून को 14 लोगों को ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं मैडम तबस्सुम खान, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती हैं। उसके साथ
और ये होना चाहिए था कि वो अगर उन्होंने अपील करनी थी वो हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, अपनी जो अपने अपील का हक था वो वहाँ करते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैडम तबस्सुम खान के ऊपर, क्योंकि वो मुसलमान थी, उन्होंने इसलिए सज़ा सुनाई, उन्होंने मेरिट पे फ़ैसला किया, क्योंकि वो मरने वाला भी मुसलमान था, तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई और उनको इतना वहाँ उनको टार्चर किया गया, मेंटली टार्चर किया गया कि उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो क्या फ़ायदा आप ये समझती हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके ऊपर वहाँ ज़मीन तंग की जा चुकी है, जिस तरीके से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में और पूरे इंडिया के अंदर हम ये देख रहे हैं, क्या वहाँ मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है? जी मैं समझती हूँ जो इस तरह के वाकयात है ना जी ये होना भी बहुत जरूरी है। अब जी आप बोलेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रही हूँ। जी वो इसलिए जरूरी है कि वो लोग जो आज भी ये कहते हैं ना कि बानी पाकिस्तान में क्यों पाकिस्तान बनाया था, जी जी क्यों एक अलग रियासत का कयाम किया था, जी या जो लोग आज भी कहते हैं ना कि हमारे इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जी या हम कुछ लोग ऐसे थे जो हमदर्दियों में इस कदर बह गए थे कि वीजा फ्री एंट्रियां भी करा दी थी अपने मुल्क में, जी क्योंकि हमने तो अमन की आशा करनी थी। ये ऐसे वाकयात हमें जो हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर हमें इस बात का ये एहसास दिलाते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं। जी हम एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमें क्या बल्कि यहाँ पे रहने वाले अक़लीती बरादरी को भी अपनी मजहबी रसूमात और अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। अब जहाँ तक बात रहती है इंडिया की, जी देखिए इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुओं का मुल्क बनाने की बात की जा रही है। जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का एजेंडा ही यही है, जिसे हम कहते हैं ना हिंदुत्व सोच जो है, जी वो जो प्रॉपर हिंदू सोच है, वो जो प्रॉपर है ना, वो चाहता ही यही है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुओं की ही स्टेट हो। जी वहाँ मुसलमान के साथ क्या, ईसाइयों के साथ क्या, हर दूसरी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये काबिले मुजम्मत है। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं कि मुझे भी वो वाकया याद आ रहा है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान बनने के बाद एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा था ना कि मिस्टर जिन्ना आपने मतलब आपको क्या जरूरत पेश आई, हमने हिंदुस्तान भी देखा, हमने आपको भी देखा, आपका कल्चर सेम, उनका कल्चर सेम, और आपने एक मुल्क अलग कर दिया। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत से एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम गाय को खाते हैं और वो गाय की पूजा करते हैं। यही सबसे बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है कि जिसे आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। आपको शायद अभी मालूम नहीं होगा या शायद आपने देखा भी होगा, एक रिपोर्ट थी कि इस साल ईद उल अजहा के ऊपर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों ने प्रॉपरली बाइकआउट किया था कि हम गाय तो ना खरीदेंगे, ना गाय की कुर्बानी करेंगे, हम छोटा जानवर खरीद लेंगे या कोई और जानवर खरीद लेंगे जो कुर्बानी के काबिल होगा, लेकिन गाय कोई नहीं खरीदेगा। यकीन मानिए ये सोशल मीडिया पे आज भी ये वीडियोस पड़ी हुई हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनमें एक अजीब सा वो हो गया था कि भाई ये अगर इन लोगों ने गाय ना खरीदी तो हमारा तो सीजन ही रुक जाएगा। और आपको मैं ये भी बताती चलूं, सबसे ज्यादा जो गाय का गोश्त प्रोड्यूस होता है ना वो इंडिया में ही होता है, जो दूसरे मुल्कों में दिया जाता है। अच्छा फायदा, क्या आप ये समझती हैं कि वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं वो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है, जो वहाँ के इंडिया के लोग हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा एक महाज शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल कर चुके हैं। बल्कि आपने तो ये गाय के वाक़े का जिक्र किया है ना, आपने भी शायद ये खबर सुनी होगी कि लास्ट डेज में हम सब ने मीडिया पे देखा कि वहाँ पे बाकायदा एक लखनऊ में कि दिल्ली में एक मोहल्ला है जहाँ पर बाकायदा मुसलमानों के मोहल्ले में एक हिंदू आबादी रहती थी, जिन्होंने लाके सुअर की आबादकारी शुरू कर दी और ये कहकर कि क्योंकि ये हमारा भगवान है जी। इसका जिक्र हमारी मजहबी किताब में मौजूद है, इस पे हमारे भगवान सफर किया करते थे। तो ये हमें चीजें क्या बता रही हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा, नरेंद्र मोदी की जो सोच है या जो उसके बीजेपी के लोग हैं या उससे, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है आपने यही देखा होगा कि हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट ही बात आई है, चाहे वो उनकी मजहबी रसूमात हो उसमें खलल डालने की बात हो, इबादत में खलल डालने की बात हो, इवन रमज़ान अल मुबारक के महीने में जो उनकी एक कंडे होते हैं जो वो करते हैं, हर साल हम वीडियोस देखते हैं कि किस तरह लोगों से ज़बरदस्ती। जी बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इंडिया में, जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन को कत्ल किया गया, वहाँ से के 12 से 14 लोगों ने उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जिस तरीके से वहाँ की मैडम तबस्सुम खान ने उन 14 लोगों को उम्र कैद सुनाई, उस उम्र कैद सुनाने के बाद जिस तरीके से उस मैडम तबस्सुम खान को वो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर इंडिया की ज़मीन तंग की जा रही है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कायद-ए-आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल ठीक था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने जो फरमाया था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक बका की जगह है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान